नमस्कार, मैं सत्येंद्र सर एसएसपी जीएस पॉइंट में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार। यह आपके संविधान द्वारा आपको दिया गया 5वां मूल अधिकार है, जिसके तहत कि भारत में जो विविधता है उसको संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि भारत में भाषा, लिपि, संस्कृति और रीति रिवाज को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न संस्कृति और भिन्न भिन्न लिपियां पाई जाती हैं। तो उन सबको संरक्षित करने के लिए भारतीय संविधान में इन चीजों को विधिवेत्ताओं ने रखा कि भारत की संपूर्ण संस्कृति को सुरक्षित किया जाए, वो चाहे जिस जगह से संबंधित हो। किसी एक संस्कृति, किसी एक भाषा, किसी एक लिपि को इन पर न थोपा जाए, क्योंकि भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सारे भारत में विविधता विद्यमान है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए संविधान वेत्ताओं ने इसे मौलिक अधिकार के रूप में रख दिया और नागरिकों को अधिकार दे दिया गया कि आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी भाषा लिपि को जो है संस्कृति, भाषा, लिपि एवं संस्कृति को सुरक्षित करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें आप देखते हैं कि जो ये संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार है इस अनुच्छेद के मध्य में स्थित है। अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 के मध्य में जो है शिक्षा, संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार को दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 29 के अंतर्गत क्या है। इसके अंतर्गत क्या रखा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के तहत रखा गया है। अब यहाँ पर एक शब्द आता है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब क्या है? ऐसे वर्ग, ऐसे मतलब धर्म से धार्मिक समुदाय जो कि जिनकी संख्या बहुत कम हो भारत में, ठीक है, उन्हें अल्प मतलब थोड़ा सा मतलब संख्या, अल्पसंख्या में जिनकी संख्या हो, कहने का मतलब ये है। तो ये आपके 6 धार्मिक वर्ग हैं अभी तक के आपके, जो कि अल्पसंख्यक वर्ग में रखे गए हैं। तो जिसके तहत आपके आते हैं मुस्लिम, पारसी, ईसाई, ठीक है, बौद्ध, सिख और जैन, कहीं भी लिख देते हैं जैन। तो यही 6 धार्मिक वर्ग हैं जो कि भारत में अल्पसंख्यक है। कौन कौन? मुस्लिम, पारसी, ईसाई, बौद्ध, सिख और जैन। ठीक है, तो जो सबसे लास्ट में जिसको अल्पसंख्यक घोषित किया गया है वो है जैन धर्म। जैन धर्म को सबसे लास्ट में अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत रखा गया। कब? सन 2014 में। ठीक, ये तो रही बात किसकी? अल्पसंख्यक भारत में कौन है। अब हम बात कर लेते हैं कि 29(1) के तहत क्या दिया गया है। ठीक है, 29(1) के तहत ये दिया गया है कि भारत के नागरिक, ध्यान रहे जो अनुच्छेद 29 है यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। यह अधिकार अनुच्छेद 29 जो है सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है नागरिक। तो नागरिकों को यह अधिकार, भारत के नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपनी भाषा, लिपि, और संस्कृति को संरक्षण प्रदान करेंगे। ये उनका मूल अधिकार है। वो अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखेंगे, ये उनको मूल अधिकार दिया गया है। किसको? भारतीय नागरिकों, कि वो अपनी भाषा में बोले, अपनी भाषा में पढ़े, अपनी भाषा में लिखे, ये उनका मूल अधिकार है। ठीक, उन पर कोई ऐसी भाषाएं नहीं थोपी जाएंगी जो कि उनके इस भाषा, लिपि एवं संस्कृति को जो है निर्वाचित करता हो, इसके संरक्षण को खत्म करता हो। ऐसी कोई भाषा, ऐसी कोई लिपि, ऐसी कोई संस्कृति उन पर नहीं थोपी जाएगी, नहीं तो समस्या हो जाती है ना भारत में। तो कह देते पूरे भारत में सिर्फ हिंदी पढ़ाई जाएगी, अन्य भाषाएं नहीं चलेंगी। तो तमिल, कन्नड़, मलयालम, उर्दू,
संस्कृति, ये सारी चीजें समय खत्म हो जाती, सिर्फ हिंदी चलती। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि विविधता है ही भारत में, तो सारे लोग अपनी भाषाओं में अपने विचारों को व्यक्त करें, इसलिए ऐसा किया है कि सारे मतलब किसी को समस्या ना हो, किसी दूसरे की भाषा को सीखने में समस्या होती है तो ये उसके लिए उचित ना होता, इसीलिए सारी चीजें इसमें रखी गई। तो प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिया गया है वो अपनी भाषा लिपि एवं संस्कृति को संरक्षण करे और उसी में वो बढ़े। ठीक है, ये कौन कहता है 29(1). अब आते हैं 29(2) में। 29(2) में 2 के अंतर्गत क्या किया गया है कि शिक्षण संस्था में प्रवेश का अधिकार। ठीक है, इसके अंतर्गत ये निर्धारित किया गया है कि ऐसी कोई शिक्षण संस्था है जो कि राज्य द्वारा पोषित है, अर्थात राज्य निधि से उसे धन जाता है चलाने के लिए, संचालित करने के लिए। तो ऐसी संस्था कभी भी किसी नागरिक को इस आधार पर प्रवेश देने से वर्जित नहीं करेगी कि वह भाषा नहीं जानता, लिपि इसकी ठीक नहीं है, यह किस धर्म से है या किस मूल वंश से है। इन सब के आधार पर प्रतिषिद्ध किया गया है प्रवेश को लेकर के कि किसी व्यक्ति को प्रवेश करने से मनाही नहीं की जाएगी यदि उसकी भाषा भिन्न है, यदि उसकी लिपि भिन्न है, यदि उसके धर्म भिन्न है, इससे मूल वंश उसका भिन्न है। ठीक है, अब बीएचयू में आप पढ़ने के लिए आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने के लिए आए हैं, वहां पर इस आधार पर कह दिया जाएगा आपको तमिल है, आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, आप तमिल बोलते हैं, नहीं होगा, तो वहां पर ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, सबका अपनी अपनी भाषा है, सबकी अपनी अपनी लिपि है, सबकी अपनी अपनी संस्कृति है, तो इन सबको संरक्षित करते हुए भी आपको शिक्षा वहां पर प्रदान की जाती है, रोक नहीं लगाई जाती है। ठीक है, तो इस आधार पर किसी व्यक्ति को प्रवेश से वर्जित नहीं किया जाएगा यदि कोई ऐसा विद्यालय, ऐसी शिक्षा संस्थान राज्य निधि से जो पोषित हो। ऐसे संस्थान में इस आधार पर जो है वहां पर आपको आप पर जो है प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, राज्य पोषित विद्यालय शिक्षण संस्थान में आपको प्रवेश हेतु वर्जित नहीं किया जाएगा इस आधार पर, अर्थात कौन, भाषा, लिपि, धर्म और मूल वंश एवं जाति के आधार। ठीक, इतनी बात हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 30 की। अनुच्छेद 30 में क्या रखा गया है। अब यहां पर दिया गया है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। अनुच्छेद 30 क्या दिया गया है, शिक्षण संस्था की स्थापना। शिक्षण संस्था की स्थापना। तो अब ये होता क्या है कि आपने 29(1) में लिखा है, आपने भी पढ़ा कि कोई भी अल्पसंख्यक हो, चाहे नागरिक हो, चाहे जो हो, उसको अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार प्रदान किया गया है, उसका मौलिक अधिकार। इनको वो सुरक्षा कैसे प्रदान करेगा, वह जो है वह व्यक्ति जो कि भिन्न है। तो शिक्षण संस्थाओं की जाहिर सी बात, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाएगी। तो यही कहता है 30(1) के अंतर्गत यही रखा गया है कि अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कोई भी धर्म हो, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग हो, वह अपने धर्म के अनुसार, अपनी भाषा के माध्यम के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। बात समझ में आ रही नहीं? कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग हो भारत में, चाहे बहुसंख्यक हो, वह अपनी भाषा एवं लिपि, संस्कृति को बचाए रखने के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। ठीक, साथ ही साथ में एक वाद लाया गया था सेंट जेवियर बनाम गुजरात राज्य। एक वाद था, ये सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से,
अपनी भाषा के हिसाब से, अपनी संस्कृति के हिसाब से शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। उस शिक्षण संस्थान में वह अपने हिसाब से नीतियां बना सकते हैं और प्रबंधन कमेटी गठित कर सकते हैं। प्रबंधन कमेटी के अनुसार उसका संचालन किया जाएगा। ऐसे विद्यालय, ऐसे शिक्षण संस्थान का, इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये उसके लिए स्वतंत्र है, अपने धर्म के अनुसार, अपनी शिक्षा के माध्यम के अनुसार, अपनी भाषा का माध्यम जो चाहे, शिक्षा का माध्यम से सुनना चाहे, कोई अरबी में पढ़ना चाहता है, कोई तमिल में पढ़ना चाहता है, ये उसको अधिकार दिया गया है, तो तमिल भाषा में शिक्षा को ग्रहण करे। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना अल्पसंख्यक वर्ग कर सकता है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे शिक्षण संस्थान जो कि अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं, अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, तो अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना वो कर सकते हैं, इसमें उन्हें रोका नहीं जाएगा। ठीक, तो 29 के अधीन है, इसीलिए वहां पर भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण होगा। 29 में प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है तो अपनी भाषा एवं लिपि का संरक्षण कर सकता है, करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही दिया गया कि कैसे करेगा, शिक्षण संस्थानों के स्थापना के माध्यम से वो करेगा, कर सकता है। ठीक है, तो ये रही बात किसकी, 30(1) की। अब बात कर लेते हैं 30(2) में क्या है। ठीक है, इसमें हम दीदी देते हैं निधि सहायता, या सहायता लिख देते हैं, एक ही शब्द काफी है, और यहां पर लिख देते हैं राज्य। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य जो है किसी शिक्षण संस्थान के साथ में भेदभाव नहीं करेगा, उसको राज्य की सहायता देने से। कहने का मतलब यह हुआ कि भारत में बहुत सारे अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, तो राज्य इस आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा कि उसे निधि देने के लिए कि ये शिक्षण संस्थान जो है अल्पसंख्यक लोग, जैन बौद्ध और ईसाई या मुस्लिम या पारसी लोग चला रहे हैं, तो इसको हम निधि नहीं देंगे राज्य की तरफ से, राज्य की तरफ से इसको हम अनुदान नहीं देंगे क्योंकि ये लोग अल्पसंख्यक हैं। तो इस आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। जिस तरीके से सामान्य शिक्षण संस्थानों को आप अनुदान देते हैं, उसी तरीके से अल्पसंख्यक वर्गों का जो शिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है उनको भी आप अनुदान देंगे, ये उनका मूल अधिकार है। कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, हमारे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है, और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब कर लीजिए 2 बार। थैंक यू एंड थैंक यू। ठीक, ओके, बाद में मिलते हैं।